भाई लोधी सर के यूट्यूब चैनल में। मैं कृपाल लोधी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में और मध्य प्रदेश की कुछ मुख्य फसलों के बारे में भी, जो एग्जाम रिलेटिव हैं, जहां से प्रश्न बनते हैं। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में तो नहीं, लेकिन भारत की मुख्य मिट्टियां, उनके प्रकार, उनकी विशेषताओं के बारे में एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। इसलिए आज हम आपको भारत की मिट्टियों के बारे में ज्यादा नहीं चर्चा करेंगे। आज हमारी चर्चा होगी केवल मध्य प्रदेश की मिट्टियां और मध्य प्रदेश की फसलों के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, मिट्टी क्या कहलाती है हम पहले आपको बता चुके हैं। खास करके मिट्टी क्या कहलाती है, तो ये पृथ्वी की सबसे ऊपर की सतह जिस पे मुख्यतः जीवांश या सेलों के छोटे छोटे टुकड़े या बालू के टुकड़े आदि होते हैं, उसे हम मृदा या मिट्टी, इंग्लिश में सॉइल कहते हैं। और मृदा से संबंधित जो विज्ञान होता है उसे मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी बातें हम उसमें बता चुके हैं। आज इस सब पे हम चर्चा नहीं कर रहे कि मृदा की सबसे जो ऊपरी परत होती है वो खासकर जीवांश या ह्यूमस कहलाती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ परत होती है। आज हम आपको जो बताने वाले हैं, आप चाहें तो पेन कापी उठा करके बैठ जाएं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जहां से प्रश्न बनते हैं, आप इनको नोट कर लें, इनको लिख लें। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन सी फसल कहाँ होती है सबसे ज्यादा और कौन सी मिट्टी में होती है। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हमने एक ट्रिक लिख रखी है। वो ट्रिक क्या है? ट्रिक है, बाला के पति के कक्का के गले पे लात व मुक्का दोगे चाय लेकर। क्या लिखा है? बाला के पति के कक्का के गले पर लात और मुक्का दोगे चाय लेकर। अब स्टूडेंट्स, कभी कभी प्रश्न कैसा बनता है कि कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल सबसे ज्यादा होती है। ये ट्रिक हमने बताने का प्रयास किया है। देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले तो यहां लिखा है बाला, तो बाला का जो अर्थ होगा, बाजरा होता है सबसे ज्यादा लाल मिट्टी में। याद रखें आप, बाला का अर्थ क्या हुआ? बाजरा सबसे ज्यादा लाल मिट्टी में होता है। फिर यहां लिखा है पति, पति से बनेगा पथरीली मिट्टी में तिलहन फसलें सबसे ज्यादा होती हैं। याद रखना, पथरीली मिट्टी में तिलहन फसलें सबसे ज्यादा होती हैं। फिर यहां लिखा है कक्का, कक्का के का से बनेगा कपास और का से बनेगा काली, मतलब कपास सबसे ज्यादा काली मिट्टी में होता है कपास। ठीक है, कम का कपास, महाराष्ट्र काली मिट्टी। फिर यहाँ क्या लिखा है? गले, गले से बनेगा गन्ना सबसे ज्यादा लेटेराइट मिट्टी में होता है। फिर यहाँ लिखा है लात, लात से बनेगा लाल मिट्टी में सबसे ज्यादा तंबाकू होती है। फिर यहाँ लिखा है मुक्का, मुक्का के मुंह से बनेगा मूंगफली और का से बनेगा काली, मतलब मूंगफली काली मिट्टी में होती है। फिर यहाँ लिखा है दोगे, दोमट मिट्टी में सबसे ज्यादा गेहूं होता है। और फिर यहाँ लिखा है चाय लेकर, तो चाय जो कहते हैं लिखना, और लेकर से बनना लेटेराइट, ले से लेटेराइट, मतलब हम ये कहेंगे कि चाय किस मिट्टी में सबसे ज्यादा होती है? लेटेराइट में। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तो इस ट्रिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हो। आगे देखते हैं कौन कौन सी फसलों में। अब आपको, चूंकि आज अपन मध्य प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, अब आपको प्रश्न ये आता है कि मध्य प्रदेश कौन कौन सी फसलों के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है, मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा उत्पादन होता है या प्रथम स्थान रखता है, एक ही बात है। तो यहां भी हमने एक ट्रिक लिखी है जिनमें मध्य प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। सोच आलसी दाल खाएगा कि अफीम, कुछ भी कोई कह रहा है कि सोच आलसी पहले दाल खाएगा कि अफीम। सोच आलसी पहले दाल खाएगा कि अफीम, पहले माने प्रथम स्थान है। तो सो से बनेगा सोयाबीन का प्रथम स्थान है। स्टूडेंट्स, सोयाबीन का मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान है। इसे सबसे ज्यादा सोयाबीन भारत का मध्य प्रदेश में ही होता है, इसलिए इसे सोया राज्य कहते हैं या भारत की सोया राजधानी भी कहते हैं। सोया स्टेट, सोया प्रदेश या भारत की सोया राजधानी मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। सोयाबीन सबसे ज्यादा होता है। फिर चना सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है। आलसी से बनेगा चा से चना, आलसी से बनेगा आलसी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होती है। दालें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होती हैं। दालें तो स्टूडेंट्स, विश्व में सबसे ज्यादा दालें भारत में होती हैं और भारत में सबसे ज्यादा दालें मध्य प्रदेश में होती हैं। अर्थ क्या हुआ कि विश्व में सबसे ज्यादा दालें मध्य प्रदेश में होती हैं। ठीक, और अफीम भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होती है। तो सोयाबीन, चना, अलसी, दाल और अफीम, इनका मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान है भारत में।
फिर यहां हमने कुछ एक ट्रिक और लिख रखी है, और वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है, अब कभी कभी आपको प्रश्न कैसा आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में कौन सी फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है, मध्य प्रदेश के किस जिले में कौन सी फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक उत्पादन और जिला पूछा जाता है। तो पहले एक ट्रिक देख लेते हैं जो हमने यहाँ लिखी है। ट्रिक है स्टूडेंट्स, फसल और जिले की मुती मच्छी गन पी के आई होगी। क्या लिखा है, मुती मच्छी गन पी के आई होगी। तो यहां से अब इनके अपन इनिशियल्स हमने लिखे हैं, अब अपन इसका अर्थ देख लेते हैं। इस मुती शब्द से बनेगा, मुरैना जिले में सबसे ज्यादा तिलहन फसलें होती हैं, मतलब राई सरसों तिलहन फसलें सबसे ज्यादा। मुती से क्या बनेगा, मुंह से बनेगा मुरैना, ती से बनेगा तिलहन, तिलहन फसलें सबसे ज्यादा मुरैना में होती हैं। फिर यहाँ लिखा है मच्छी, मां से बनेगा मक्का और छी से बनेगा छिंदवाड़ा, माने मक्का मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा में होती है। फिर यहाँ लिखा है गन, गा से बनेगा गन्ना, ना से बनेगा नरसिंहपुर, गन्ना सबसे ज्यादा नरसिंहपुर में होता है। फिर यहाँ लिखा है पी के, तो प्याज खंडवा, पी से प्याज, के से खंडवा, प्याज सबसे ज्यादा खंडवा में होती है। फिर यहाँ लिखा है आई, आई, आ से बनेगा आलू, ई से बनेगा इंदौर, आलू सबसे ज्यादा इंदौर में होता है। फिर यहाँ लिखा है होगी, होगी से बनेगा होशंगाबाद, हो से होशंगाबाद, ई से गेहूं, होशंगाबाद में सबसे ज्यादा गेहूं होता है, और गेहूं ही सबसे ज्यादा सिंचित फसल है मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सरवती गेहूं पाया जाता है, जिसकी रोटियां सबसे ज्यादा फूलती हैं। खासकर ये सरवती गेहूं मालवा के पठार, मतलब इंदौर, धार, रतलाम के आसपास के क्षेत्र पर, उज्जैन के आसपास के क्षेत्र पर पाया जाता है सरवती गेहूं, मालवा के क्षेत्र में। ठीक है, तो होशंगाबाद गेहूं। फिर ट्रिक के अलावा भी हमने कुछ फसलों के प्रमुख जिले बताने का प्रयास किया है, उनको देख लेते हैं। इसमें स्टूडेंट्स मिर्च जो है, मिर्च का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में खरगोन में। वैसे खरगोन खंडवा सुनहरे जिले कहलाते हैं मध्य प्रदेश की, ठीक है, सफेद जिले या खरगोन खंडवा सुनहरे जिले कहलाते हैं। मिर्च कहां होती है सबसे ज्यादा, खरगोन में होती है। वैसे भी देखो, नमक यदि किसी सब्जी वगैरह में अपन ज्यादा डाल दें तो खारा हो जाता है, तो नमक भी डाला जाता है, तो यहाँ खारे के लिए खर लिखा है, और मिर्च भी डाली जाती है। ज्यादा मिर्च डाल दो तो ज्यादा चिटपटा हो जाता है, तो अपन कहते हैं मिर्च सबसे ज्यादा खरगोन, मिर्च को खारे नमक से जोड़ दो, मिर्च सबसे ज्यादा खरगोन में होगी। फिर हम कहें कि सोयाबीन सबसे ज्यादा कहां होता है, सोयाबीन सबसे ज्यादा तो भारत में कहां होता है, मध्य प्रदेश में होता है स्टूडेंट्स। लेकिन सोयाबीन सबसे ज्यादा कहां होता है, उज्जैन में होता है। और ये जो कभी कभी ऐसा प्रश्न नहीं आता कि सोयाबीन उज्जैन में होता है, कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछता है कि सोयाबीन किस क्षेत्र में होता है। जैसे मध्य प्रदेश को 4-5 क्षेत्रों में बांटा गया है, मालवा है, निमाड़ है, बघेलखंड है, मुंदेलखंड है, ठीक है, इस टाइप से। तो हम कहते हैं सोयाबीन जो है सबसे ज्यादा ये कहां पाया जाता है, मालवा के क्षेत्र में। और मालवा का क्षेत्र क्या कहलाता है स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश में, इंदौर, धार, देवास, रतलाम, उज्जैन वाला जो क्षेत्र होता है ये मालवा कहलाता है, इंदौर से लगे हुए जिले। तो सोयाबीन सबसे ज्यादा मालवा में। या फिर देखो, सोयाबीन का व्यापार सबसे ज्यादा कौन लोग करते, जैन लोग करते। तो ऐसे आप याद रखना कि सोयाबीन सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, उज्जैन में पाया जाता है। कभी कभी प्रश्न ये भी आता है कि सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ हुआ, तो सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश के देवास जिले से प्रारंभ होता है। सबसे पहले सोयाबीन की बुआई, हालांकि सोयाबीन का जनक अमेरिका है, अमेरिका देश से सोयाबीन भारत में आया, लेकिन मध्य प्रदेश में सोयाबीन की बुआई सबसे पहले देवास जिले से शुरू होती है। ठीक है, फिर हम कहेंगे कपास सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, तो कपास भी सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, कपास खरगोन में। कपास सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है स्टूडेंट्स, खरगोन में पाया जाता है कपास। ठीक है, वैसे ही कपास पाए जाने के कारण, ध्यान रखना, कपास पाए जाने के कारण खरगोन खंडवा को सुनहरे जिले कहा जाता है, क्योंकि एक प्रकार का कपास जो है अपन सुनहरा, हालांकि सुनहरा रेशा तो जूट को कहते हैं, पर अपन मान सकते हैं। तो कपास सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, खरगोन। वैसे ही जो खरगोश होते हैं वो कपास किसी के पास नहीं आते, भाग जाते हैं, याद रखना। कपास खरगोन में पाया जाता है। फिर सरसों या तिलहन, हमने आपको बताया था तिलहन मुरैना, तो यहाँ सरसों सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, सरसों भिंड और मुरैना में। ठीक है, वैसे ही कुछ लोग सर से भिड़ जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग सर से भिड़ जाते हैं, और रैना तो क्रिकेट में भिड़ ही जाते हैं किसी न किसी से। तो सरसों भिंड मुरैना में पाया जाता है। ठीक है, धान सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, धान मतलब चावल, धान मतलब क्या होगा, चावल। चावल सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, चावल पाया जाता है सबसे ज्यादा बालाघाट में।
धान या चावल, चावल सबसे ज्यादा। अब यदि आप यहाँ धान नहीं लिखोगे, यदि आप यहाँ चावल लिख लोगे, चावल, तो देखो चावल, बल से क्या बनेगा, बल, बल मतलब शक्ति, ताकत। जब कोई मोटर कार या वाहन घाट चढ़ता है, घाट, तो उसे सबसे ज्यादा बल लगाना पड़ता है, ऐसे याद रखना, चावल सबसे ज्यादा बालाघाट में। ठीक है। चना और दालें, चना और दालें, चना और दालें में आपको दो ऑप्शन आएंगे। इसके पहले विदिशा में चना और दालें सबसे ज्यादा उत्पादित होती थी, वर्तमान में सागर यदि ऑप्शन आता है तो सागर को सही कर दें, विदिशा को आप नहीं करें, क्योंकि उत्पादन के डाटा जो होते हैं, आंकड़े, वो प्रत्येक वर्ष बदलते रहते हैं। इस वर्ष मतलब हम 2021 में आपको स्टडी करवा रहे हैं, 2021 की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा चना और दालें सागर में होती हैं। ठीक है, कहां होती हैं, सागर में। अब हम कहें अरहर मतलब राहर, राहर सबसे ज्यादा कहां होती है, तो राहर होती है नरसिंहपुर। कैसे आप याद रखोगे, ठीक है, ऐसे याद रखना कि अरहर के अंतिम वर्ण जो है वो रा है, और नरसिंहपुर का अंतिम वर्ण है वो रा है, तो रा से रा मिला दो, अरहर नरसिंहपुर में। गांजा कहां होता है, गांजा होता है खंडवा में, गांजा सबसे ज्यादा कहां होता है, खंडवा में। वैसे ही गांजा जो है वो सभी को इसकी अनुमति नहीं होती, परमिशन से ये खेतों में लगाया जा सकता है। तो कुछ लोग जो इसकी तस्करी करते हैं तो डब्बा में रख के करते हैं, काय में रख के, डब्बा में, डब्बा बना लेते हैं, एक डिब्बा बना लेते, उसमें गांजा रख के ले जाते, कोई समझ नहीं पाए, कोई समझे कि खाना ले जा रहा, ऐसे। अफीम कहां होती है, अफीम होती है स्टूडेंट्स मंदसौर में। जब कोई व्यक्ति अफीम का सेवन कर लेता है, अफीम का सेवन यदि कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसे मंद मंद नशा आता है, धीरे धीरे उसे नशा आने लगता है। तो ऐसे याद रखना, अफीम कहां होती है, सबसे ज्यादा मंदसौर में होती है। ठीक है। मूंगफली सबसे ज्यादा कहां होती है, मूंगफली सबसे ज्यादा खरगोन में होती है। कहां होती है, मूंगफली सबसे ज्यादा खरगोन में। वैसे जो खरगोश होते हैं, खरगोश होते हैं वो मूंगफली या मूंग के खेतों में ज्यादा रहते हैं आसपास, खासकर मूंग के खेतों में, उड़द के खेतों में, राहर के खेतों में खरगोश ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे याद रखना, मूंग के खेतों में खरगोश ज्यादा रहते, तो मूंगफली खरगोन में पाई जाती है। गन्ना स्टूडेंट्स नरसिंहपुर में तो होता है, लेकिन कभी यदि आपसे कहा जाए कि किस क्षेत्र में होता है, तो ये जो नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल वाला जो क्षेत्र मध्य प्रदेश में कहलाता है, इसे हम निमाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, निमाड़ कहते हैं। तो गन्ना खासकर किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है, निमाड़ में पाया जाता है। अब आप इसको कैसे याद रखोगे, वैसे गन्ना के रस को हम माड़ कह सकते हैं। ठीक है, कोई माड़ समझ के गन्ना का रस पी जाता है, तो गन्ना निमाड़ में सबसे ज्यादा होता है। फिर हम कहते हैं संतरे, अपन बाजार जाते हैं तो बड़े बड़े खरीदते हैं, तो ऐसे याद रखना, संतरा सबसे ज्यादा कहां होता है, छिंदवाड़ा में होता है। हालांकि विदिशा तरफ भी होता है संतरा, पर संतरा छिंदवाड़ा में होता है। अलसी सबसे ज्यादा कहां होती है, अलसी बालाघाट में होती है। ठीक है, अलसी सबसे ज्यादा कहां होती है। वैसे ही अपन लोग कोई घाट वगैरह देखते हैं तो आलसी हो जाते, कर यार ये घाट नहीं चढ़ पाएंगे हम। अलसी सबसे ज्यादा कहां होती है, बालाघाट में होती है। अब यदि कभी आपको प्रश्न आ जाए कि खाद सबसे ज्यादा कहां होता है, तो इस दौर में खाद ही डाला जाता है खेतों में। आप खुद ध्यान करो, जैविक कृषि तो आजकल ज्यादा हो नहीं रही। जैविक कृषि मतलब वर्मी कंपोस्ट, केचुए के खाद का उपयोग करके अपन घरों में जो खाद बनता है अपने खेतों में बना लेते हैं, अपन प्लांट भी लगा सकते हैं उसका, तो वो कहलाती है जैविक खेती, केचुए, वर्मी कंपोस्ट वाली। लेकिन आजकल तो कीटनाशक दवाएं और रासायनिक उर्वरकों द्वारा खेती की जा रही, तो इस दौर में खाद का बहुत महत्व है, तो खाद सबसे ज्यादा इन दौर में होता है। ठीक है। कभी कभी प्रश्न आता है सर्वाधिक शुद्ध कृषित भूमि का क्षेत्रफल किस जिले में है, तो उज्जैन में। उज्जैन का मतलब ये होगा कि यहाँ कृषि योग्य सबसे ज्यादा भूमि है उज्जैन में। सबसे कम कृषि योग्य भूमि कहाँ है, उमरिया जिले में। ठीक है, उमरिया चूंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है, उमरिया जंगली क्षेत्र है, समतल नहीं है भूमि, इसलिए यहाँ सबसे कम क्षेत्र है उमरिया में। ठीक है, शुद्ध कृषित भूमि का। फिर यदि आपसे कहा जाए कि मक्का सबसे ज्यादा कहां होती है, मक्का, तो यदि आपको छिंदवाड़ा ऑप्शन में नहीं आएगा मक्का का, तो मक्का सबसे ज्यादा आपको बड़वानी में, क्योंकि मक्का के देखो बड़े बड़े दाने होते हैं, मक्का के बड़े बड़े दाने होते हैं, तो बड़वानी या छिंदवाड़ा आप कह सकते हो। फिर कभी कभी प्रश्न आता है कि प्रदेश का पहला सेलरेज खाद उत्पादन केंद्र कहां खोला गया है। स्टूडेंट्स, सेलरेज खाद का मतलब होता है वही जैविक खाद जो वर्मी कंपोस्ट से बनाया जाता है, कूड़ा करकट मलमूत्र आदि से बनाया जाता है, वही सेलरेज खाद या जैविक खाद कहलाता है। तो प्रदेश का पहला सेलरेज खाद केंद्र कहां खोला गया है, राजधानी में, भोपाल में। ठीक है। सरकारी कीटनाशक संयंत्र, कीटनाशक बनाने का सरकारी संयंत्र मध्य प्रदेश में कहां लगा है, तो ये कहां लगा है, कटनी में लगा है। कीटों को काट देता है, ऐसे याद रखना, कीट कटनी, ऐसे याद रखना। एक बीना में भी लगाया गया है। ठीक है। प्रदेश की पहली व्यापारिक फसल किसे कहते हैं, तो सोयाबीन को कहते हैं।
ऐसी फसलें व्यापारिक फसलें कहलाती हैं जिनको किसान बाजार में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से उगाता है, वो व्यापारिक फसलें कहलाती हैं। हालांकि सबसे ज्यादा नगद मूल्य की फसल गन्ना होती है, लेकिन मध्य प्रदेश की पहली व्यापारिक फसल सोयाबीन। ठीक है। मवेशियों का चारा बनाने का कारखाना या संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो ये कहाँ लगाया गया है? धार में। कहाँ लगाया गया है? धार में लगाया गया है। फिर हम आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश जो है, यदि आपसे कहा जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी फसल बोई जाती है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे, तो स्टूडेंट्स याद रखना, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है सोयाबीन। सोयाबीन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर बोया जाता है। इसके बाद में यहाँ लिखा है गेहूं। यदि सेकंड स्थान पे गेहूं बोया जाता है, वो तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश में चावल बोया जाता है। अब यदि कभी आपको ऐसा प्रश्न आता है स्टूडेंट्स कि मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्य फसल क्या है, तो याद रखें मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्य फसल है गेहूं। मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्य फसल है गेहूं। लेकिन यदि आपसे ये कहा जाए कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है, तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल। और भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर चावल ही बोया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर सोयाबीन और सेकंड क्षेत्रफल पर गेहूं बोया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश की खाद्य फसल क्या है? गेहूं है, याद रखना। ठीक है। अब हम कहें कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का मुख्य व्यवसाय या मध्य प्रदेश का मुख्य रोजगार क्या है, या मध्य प्रदेश का मुख्य जो हम कहें कि यहाँ के रहने वाले लोगों का व्यवसाय क्या है, तो वो कृषि कार्य है। कृषि कार्य में ज्यादा लोग लगे हैं। कार्यशील जितनी भी जनसंख्या है, कार्यशील मतलब जो नवयुवक हैं जो कार्य कर सकते हैं, जिनकी फिजिकल कैपेसिटी, शारीरिक क्षमता जिनकी अच्छी है, जो काम कर सकते हैं, वृद्ध नहीं है, बीमार नहीं है, छोटे बच्चे नहीं है, तो वो कार्यशील समुदाय के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कार्यशील समुदाय का 70% माने हर 100 में 70 व्यक्ति कृषि के कार्य में लगे हुए हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश जो में जितनी भी भूमि है उसके 57% भूमि पर, मतलब मध्य प्रदेश का जितना भी क्षेत्रफल है उसके 57% भाग पर कृषि की जाती है, मतलब कृषित भूमि है। ठीक है। फिर कभी कभी ये प्रश्न आता है कि खेसारी दालें स्टूडेंट्स कहलाती हैं, पॉलिश की हुई दालों को हम खेसारी दालें कहते हैं। क्या कहते हैं? खेसारी दालें किसे कहते हैं? जो पॉलिश की हुई दालें होती हैं उनको हम खेसारी दालें कहते हैं। मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य भारत का जिसने खेसारी दालों पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्या कर दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इससे मुख्यतः शरीर के जो निचला हिस्सा होता है, मतलब पैर वगैरह में लकवा आदि की शिकायत आ जाती है। ठीक है। फिर यहाँ लिखा है कपास मध्य प्रदेश के किस भाग में होती है, तो ये होती है पश्चिमी मध्य प्रदेश में। कपास की खेती कभी पूछा गया है प्रश्न, वहीं से हमने उठाया। कपास की खेती सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कहाँ होती है? पश्चिमी मध्य प्रदेश में होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देख लेते हैं, इतना आप नोट कर लेना, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में। अब यदि कभी आपको प्रश्न, सबसे पहले तो देखो यहाँ लिखा है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर या भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है भोपाल में। लेकिन जो ICAR है, राष्ट्रीय मृदा संस्थान जो है, उसका मुख्यालय है दिल्ली में। हमने इसके पहले मृदा वाले वीडियो में आपको ये सब चीजें बताई हैं। अब यदि कभी आपको ऐसा प्रश्न आता है स्टूडेंट्स कि मध्य प्रदेश में कुल कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, तो याद रखना मध्य प्रदेश में कुल 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। 5 में निशान लगाना। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की मिट्टियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। कौन कौन से 5 प्रकार हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। हाँ, एक शब्द और यहाँ पर लिखा है प्रोण मिट्टी। कभी यदि आपको ऐसा प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के अधिकांशतः भाग पर कौन सी मिट्टी है और ये 5 ऑप्शन नहीं होते हैं, तो प्रोण मिट्टी है। स्टूडेंट्स, प्रोण मिट्टी का मतलब ये होता है कि जो खासकर नदी नालों द्वारा या उनकी बड़ी नदियों की सहायक नदियों द्वारा बहाकर नहीं लाई गई है, इसका निर्माण सैलों के टूटने से बहुत समय पहले से ही होता रहा है। मतलब ये मिट्टी मध्य प्रदेश में पहले से ही है, कोई नदी नाले आदि इसको बहाकर नहीं लाए हैं। इस प्रकार की मिट्टी को प्रोण मिट्टी कहते हैं। सबसे ज्यादा विस्तार मध्य प्रदेश में प्रोण मिट्टी का ही है। प्रोण मतलब पुरानी मिट्टी। ठीक। वैसे मिट्टी बनती कैसी है? चट्टानों के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं इसके टूटने से, ठीक, जीव जंतुओं के सब इनके अपघटन से, और लाखों वर्ष लग जाते हैं मिट्टी की 3-3, 4-4 सेंटीमीटर मोटी परत बनने में। बहुत ही दीर्घकालिक प्रक्रिया है मृदा का निर्माण। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं। सबसे पहले यहां लिखा है काली मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, फिर है कछारी मिट्टी, और फिर है
लाल पीली, मिक्स में ही लिखा आता है लाल पीली, और फिर इन सबको मिला दिया जाए तो 5वें प्रकार की मिट्टी पाई जाती है मिश्रित मिट्टी। कोई भी ट्रिक याद कर लेना। देखो जैसे हम कहें कका, ठीक है, कका लाल जल मिला दो, कुछ भी, कका लाल जल मिला दो, बना लेना, खुद से ट्रिक बना लिया करें, 5 मिट्टियां हो जाएंगी। ठीक है, अब हम एक एक मिट्टियों की विशेषताओं को देख लेते हैं। हालांकि इनकी विशेषताएं हमने मृदा वाले वीडियो में इसके पहले से ही अपलोड हम कर चुके हैं। खैर, तो 5 प्रकार की जो मिट्टियां पाई जाती हैं। अब यहाँ से प्रश्न कैसा बनता है कि मध्य प्रदेश में जो मिट्टियां पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो उसमें पूर्ण मिट्टी का ऑप्शन नहीं रहेगा आपको। ठीक है, इनमें से रहेगा कि मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जो 5 प्रकार की मिट्टियां हैं। तो कितने प्रकार की मिट्टियां हैं? तो अपन कहेंगे 5 प्रकार की मिट्टियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, फिर वो कहेंगे कि सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी पाई जाती है। ये कुल मृदा का 47%, 47% काली मिट्टी सबसे ज्यादा, आधे के लगभग। देखो, कुल मृदा का लगभग 47% काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी को मध्य प्रदेश में रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, याद रखना। काली मिट्टी को मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? रेगुर के नाम से जाना जाता है। और काली मिट्टी को उत्तर भारत में केवाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? उत्तर भारत में केवाल के नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को। और केरल में काली मिट्टी को साली के नाम से जाना जाता है, याद रखना, ये अलग अलग नाम है। केरल में काली मिट्टी को साली कहते हैं, उत्तर भारत के राज्यों में काली मिट्टी को केवाल कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले कि काली मिट्टी का निर्माण है वो कैसे होता है। तो याद रखना, जो ज्वालम या निर्माण कैसे हुआ है, खासकर हुआ कैसे इसका निर्माण काली मिट्टी का, तो याद रखना, या तो इसमें लिखा आता है कि बेसाल्ट चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाने से और उनका अपघटन होने से इसका निर्माण हुआ है। या फिर आपको प्रश्न आता है कि ऐसी कौन सी मिट्टी है, ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसका निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से हुआ है। तो स्टूडेंट्स, वो काली मिट्टी है जिसका निर्माण या तो बेसाल्ट चट्टानों से माना जाता है, या काली मिट्टी का निर्माण जो ज्वालामुखी उद्भेदन से जो लावा निकलता है वो चारों ओर फैल जाता है, उसके ठंडे होने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, एक चीज हो गई इसके निर्माण की कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है। तो देखो, काली में 2 शब्द हैं और लावा में भी 2 शब्द हैं। वैसे ही लारा याद होगा आपको, लारा, लारा क्रिकेट खिलाड़ी, उनका रंग भी काला था, ऐसे याद रख सकते हो, लावा। या कई बार प्रश्न ऐसा आता है कि किस मिट्टी को लावा मिट्टी कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, काली मिट्टी को ही लावा मिट्टी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं जो एग्जाम रिलेटिव हैं, मतलब परीक्षा की दृष्टि से जो उपयोगी है, इसको अपन देख लेते हैं। तो ये काली मिट्टी पाई कहां जाती है? सबसे पहले ये काली मिट्टी स्टूडेंट्स पाई जाती है मालवा क्षेत्र। मालवा क्षेत्र मतलब समझना आप, मालवा सबसे ज्यादा माल कहां होगा? इंदौर ही साइड, क्योंकि व्यवसायिक राजधानी, व्यापारी बैठे। तो इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, इस क्षेत्र को मालवा कहते हैं, मालवा। सतपुड़ा साइड, सतपुड़ा मतलब होशंगाबाद, हरदा, बैतूल साइड, और नर्मदा घाटी, जहां जहां से नर्मदा नदी लगभग 15 जिलों से निकलती है, इन क्षेत्रों पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। ऑप्शन में ऐसे आते हैं, मालवा का पठार, सतपुड़ा घाटी और नर्मदा घाटी, इन पर काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक, फिर कभी कभी प्रश्न ऐसा आता है कि काली मिट्टी सबसे ज्यादा किस जिले में पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा काली मिट्टी इंदौर जिले में पाई जाती है, याद रखना। ठीक है, सबसे ज्यादा काली मिट्टी कहां पाई जाती है? इंदौर, क्योंकि काली मिट्टी में आलू होता है सबसे ज्यादा। एक प्रकार से सबसे ज्यादा तो नहीं होता काली मिट्टी में आलू, पर काली मिट्टी में आलू होता है, और आलू इंदौर में होता है। तो इंदौर में काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके बाद पाई जाती है होशंगाबाद में। ठीक है, जो काला कारनामा करने वाले लोग होते हैं वो वैसे ही बेहोश वगैरह करते हैं, ऐसे याद रख लेना। अब आपको प्रश्न आता है कि निम्न में से किस मिट्टी को कपास वाली मिट्टी कहते हैं? तो याद रखना, कम का, हम तो ऐसे याद करें, कम का से कपास, मां से महाराष्ट्र, का से काली। काली मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है, और काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास होता है। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास होता है, इसलिए इसे कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, इसे रेगुर मिट्टी कहते हैं, अभी हम आपको बता ही चुके थे। और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण होता है। कृषि में सबसे ज्यादा उपयोगी, देखो ये नहीं लिखा उसमें कि सबसे ज्यादा उपजाऊ। सबसे ज्यादा उपजाऊ तो जलोढ़ होती है, क्योंकि हर साल नहीं आती है। ठीक, क्या लिखा है यहाँ? कृषि में सबसे ज्यादा उपयोग किस उपयोगी कौन सी मिट्टी है? तो काली मिट्टी है। और ये क्यों है काली मिट्टी कृषि में सबसे ज्यादा उपयोगी? क्योंकि इसकी जल धारण या जल संधारण क्षमता सबसे ज्यादा होती है। मतलब ये अपने आप में जल को सबसे ज्यादा सोख सकती है। हालांकि सूख जाए तो दरारें भी इसमें पड़ जाती है, एक विशेषता ये भी है,
पर जल संधारण क्षमता इसकी सबसे ज्यादा होती है। मतलब बरसात के दिनों में यदि इसमें पानी को ये सोख करके रखती है, नमी इसमें बनी रहती है, नमी इसकी खत्म नहीं होती, और यदि पानी नहीं भी मिल पा रहा है और हम यदि कोई फसल को बो देते हैं तो वो फसल बिना पानी के, बिना सिंचाई के भी काली मिट्टी में उस फसल की पैदावार हो जाती है। ठीक है, जैसे चना आदि अपन बो देते हैं इस प्रकार से। इसीलिए इस मिट्टी को हम क्या कहते हैं, इस मिट्टी को हम कहते हैं कृषि में सबसे ज्यादा उपयोगी मिट्टी, और इसे जल संधारण या जल धारण करने वाली मिट्टी, या इसी गुण के आधार पर जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, क्योंकि जल संधारण क्षमता सबसे ज्यादा होती है, बिना सिंचाई के भी इसमें फसलें हो जाती हैं। ठीक है, फिर कभी कभी प्रश्न आता है, हाँ यहाँ कुछ चीजें रह गई हैं, कभी कभी प्रश्न आता है कि किस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से होता है, तो काली मिट्टी का। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा काली मिट्टी क्षेत्रफल की दृष्टि से किस राज्य में पाई जाती है, तो महाराष्ट्र के बाद में भारत में सेकंड स्थान मध्य प्रदेश का आता है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। कभी कभी प्रश्न आता है कि किस मिट्टी में बालू कम होती है, तो काली मिट्टी में। आप खुद दिमाग लगाओ, काली मिट्टी में रेत नहीं होगी, रेत नहीं होगी, मरुस्थलीय मिट्टी में रेत होगी, काली मिट्टी में रेत बिल्कुल नहीं होगी। यदि रेत होती तो जल संधारण क्षमता उसकी ज्यादा नहीं होती। ठीक, फिर कभी कभी प्रश्न आता है आपको स्टूडेंट्स कि इस मिट्टी का रंग, काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, तो आयरन, लोहा पाया जाता है इसमें। क्या पाया जाता है, लोहा। लोहा या आयरन पाए जाने के कारण, फेरस पाए जाने के कारण मिट्टी का रंग काला होता है। और ये काला रंग किससे मिलकर बनाता है, आयरन ह्यूमस से। ह्यूमस मतलब कहलाता है, ह्यूमस मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को ह्यूमस कहते हैं। ये ह्यूमस सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, इसमें जीवांश पाए जाते हैं, जीवों के अवशेष रहते हैं इसमें। ठीक है, इसलिए आयरन और ह्यूमस के साथ मिलकर जो रंग बनता है वो कैसा बनता है, काला बन जाता है। ठीक है, कभी प्रश्न आता है कि चूना सबसे ज्यादा किस मिट्टी में पाया जाता है, तो काली मिट्टी में ही चूना सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि चूना और कोयला की खदानें लगभग एक जगह होती, कोयला काला होता, चूना से जोड़ देना। ठीक है, और इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, मतलब इसका जो पीएच मान होगा वो 7 से कम होगा। 7 से कम पीएच मान होने पर कोई विलयन या कोई चीज जो है वो कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, काली मिट्टी में इतना ही पर्याप्त है। अब हम देख लेते हैं सेकंड पे जलोढ़ मिट्टी। और ये जो 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जो 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, इनमें सबसे कम क्षेत्रफल होता है जलोढ़ मिट्टी का। और जलोढ़ मिट्टी कुल मिट्टी का 3% मध्य प्रदेश में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी के और क्या क्या नाम है, जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी कहते हैं। देखो दोमट तो कहेंगे, जलोढ़ को कैसे, मटका, मटका, मटका में अपन जल रखते, याद ही हो जाएगा, दोमट मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को कहते। ठीक है, और जल से यदि पानी अपन को लग जाए, इसे कांप मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कांप मिट्टी भी कहते हैं। यदि जल से अपन ज्यादा भीग जाए तो कपने लगते। ठीक है, और ये मटका वगैरह काय पे बनते, चके से बनते। तो ये दोमट, चीका और कांप मिट्टी किस मिट्टी को कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं स्टूडेंट्स, याद रखना। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है जलोढ़ मिट्टी का, इसका रंग होता है भूरा। कभी आपको प्रश्न आ जाए कि सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, तो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, याद रखना। सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, जलोढ़ मिट्टी। फसलों के लिए सबसे ज्यादा अच्छी होती है काली मिट्टी, ये डिफरेंस है। भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी कहां पाई जाती है, पंजाब में पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो मुख्यतः भारत में, भारत के संदर्भ में कहें तो जो हिमालयी नदियां होती हैं, हिमालयी नदियां और उनकी सहायक नदियां जो होती हैं, ये अपने साथ में बहाकर जो मिट्टी लाती हैं, इस मिट्टी को बाढ़ आदि के माध्यम से ये पूरे अपने अपवाह क्षेत्र में जहां जहां से होकर वो बहती हैं, वो फैलाती जाती हैं। उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। मतलब नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। अब क्योंकि पंजाब को 5 नदियों का देश कहते हैं, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, यहाँ ये सबसे ज्यादा नदियां, 5 बड़ी बड़ी नदियां पंजाब में, इसलिए भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी कहां पाई जाती है, पंजाब और फिर उत्तर प्रदेश में। फिर जो ये जलोढ़ मिट्टी होती है स्टूडेंट्स, ये कितने प्रकार की होती है, जलोढ़ मिट्टी 3 प्रकार की होती है। खासकर कभी आपको 3 ऑप्शन में नहीं आता, 2 आता है, पर कभी कभी 3 भी आ जाए तो सही कर देना। जलोढ़ मिट्टी 3 प्रकार की होती है। तराई, तराई वाली मिट्टी। तराई क्या कहलाता है, नदियों का अपवाह क्षेत्र, जहां जहां से नदियां बह के आती हैं, उन अपवाह क्षेत्रों के आजू बाजू की जो अगल बगल का जो क्षेत्र होता है, स्थान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। फिर एक होती है बांगर और एक होती है खादर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो खादर होती है ये ज्यादा उपजाऊ होती है। खादर, खाद शब्द इसमें लिखा ही है, यहां से आपको याद हो जाएगा, खाद शब्द इसी में लिखा। तो खाद शब्द जब इसी में लिखा तो अपन याद रख सकते हैं कि खादर सबसे ज्यादा कैसी है, ये उपजाऊ होती है। बांगर खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है।
खादर मिट्टी क्या कहलाती है? तलहटी में रहती है, मतलब कहना चाहिए कि नदी के किनारे के निचले क्षेत्रों में पाई जाती है खादर, जहां तक नदी का जल आसानी से पहुंच जाता है। तो ये नई जलोढ़ होती है खादर, और ये बांगर होती है पुरानी जलोढ़। कभी बहुत बाढ़ आई होगी जब पानी यहाँ पहुंचा होगा, मतलब बांगर मिट्टी जो होती है ये ऊंचाई पर स्थित होती है, जहां नदी का पानी आसानी से नहीं पहुंचता, वो क्या होती है? बांगर। खैर इतना तो नहीं आते, प्रश्न ऐसे आते हैं कि बांगर और खादर किसके प्रकार हैं? जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। अब यदि कभी आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना जलोढ़ मिट्टी, चूंकि ये चंबल नदी से के आसपास अपर्दन होने के कारण, या चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र ज्यादा होने के कारण मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी मुरैना जिले में पाई जाती है। स्टूडेंट्स कहाँ पाई जाती है? मुरैना। कभी कभी एग्जामिनर यहाँ से मुरैना ना दे करके कभी कभी एग्जामिनर यहाँ से आपसे पूछ लेता है, जोड़े से दे देता है कि मुरैना, भिंड, ग्वालियर। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जहां भी मुरैना आ रहा होगा तो मुरैना, ग्वालियर, भिंड और श्योपुर, हालांकि इन चार राज्यों में इन चार जिलों में पाई ही जाती है जलोढ़ मिट्टी। हालांकि सबसे ज्यादा मुरैना में, मुरैना, ग्वालियर, भिंड और श्योपुर, इन जिलों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब कभी प्रश्न आता है कि किस मिट्टी में बालू की अधिकता होती है, तो देखो अब बालू की अधिकता, ये तो बालू मतलब क्या होता है? रेत, सिलिका, आप खुद समझ सकते। रेत जो है वो सबसे अधिक किस मिट्टी में होगी? जलोढ़ मिट्टी में, क्योंकि रेत कहां से निकलती? नदियों से। तो जलोढ़ मिट्टी में रेत या बालू सबसे ज्यादा अधिक होती है। इसका मुख्य जो घटक होता है जलोढ़ मिट्टी का, वो होता है कार्बोनेट। क्या होता है? मुख्य घटक क्या होता है? कार्बोनेट जलोढ़ मिट्टी का। बताएंगे कभी कार्बोनेट क्या कहलाता है। कभी कभी प्रश्न आता है कि जलोढ़ मिट्टी जो है इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो प्रकृति कभी भी पूछी जाती है स्टूडेंट तो अम्लीय और क्षारीय के आधार पर ही पूछी जाती है। ये सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किसी विलयन की स्थिति को बताने के लिए कि ये खारा होगा या कसैला होगा या एसिडिक होगा, उन्हें एक पैमाना दिया जिसको पीएच पैमाना कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन विभव इसमें निकाला जाता है। तो 7 से कम पे अम्लीय होता है और 7 से ज्यादा पे क्षारीय होता है। अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार कसैले होते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर अभी ये नहीं पूछता जलोढ़ का जो पीएच मान है 7 से अधिक, 7 से अधिक मतलब कैसी होगी? 7 से अधिक माने क्षारीय होगी। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर, क्योंकि इसका मान ज्यादा नहीं होता, 7 से 8 के बीच होता है, कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जो उदासीन होती है। और उदासीन कितने मान पे होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल क्या कहलाता है? जो लैब में बनाया जाता है, प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, या मुख्यतः वर्षा के जल को अशुद्ध जल या शुद्ध जल हम मान लेते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो कैसी होती है? उदासीन होती है, मतलब फिक्स 7 भी हम इसका मान सकते हैं। कौन सी मिट्टी उदासीन होती है स्टूडेंट्स? जलोढ़। क्योंकि जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान 7 और जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान 7। यदि पीएच मान फिक्स 7, उदासीन, न्यूट्रल। यहाँ और रह गए थे, काली मिट्टी के खुद 3 प्रकार होते हैं, गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। ठीक है, इसमें साधारण काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब हम देख लेते हैं, मृदा अपरदन पे बाद में चर्चा कर रहे हैं, अब हम देख लेते हैं दूसरे स्थान पर कछारी मिट्टी किसे कहते हैं स्टूडेंट्स। तो कछारी मिट्टी वही कहलाती है। कछारी मिट्टी का मतलब होता है कि ये मिट्टी भी कैसे बनती है, कहां से आती है, तो बड़ी नदियों के द्वारा बाढ़ के दौरान बहाकर आजू बाजू के अधिक क्षेत्रों में, जलोढ़ मिट्टी से ज्यादा क्षेत्रों में बिछाई गई जो मिट्टी होती है उसे हम क्या कहते हैं? कछारी मिट्टी, या वो चीजें कछार कहलाती हैं। जहां से नदियां निकलती हैं और पूरे अपवाह क्षेत्र में शुरू से और अंत तक बिछाती जाती हैं आजू बाजू, उसको हम क्या कहते हैं? कछारी मिट्टी कहते हैं। कभी कभी प्रश्न ऐसा आता है कि कछारी मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो याद रखना बाढ़ के दौरान नदियों द्वारा बहाकर लाई गई, नहीं बिछाई गई मिट्टी, बहाकर लाई गई तो वो जरूर कहलाएगी। ठीक है, बिछाई गई मिट्टी क्या कहलाती है? कछारी मिट्टी कहलाती है। अब यदि कभी आपको ऐसे प्रश्न आते हैं कि कछारी मिट्टी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहां होती है, तो देखो ये ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, खासकर सबसे ज्यादा कछारी मिट्टी ग्वालियर में पाई जाती है, याद रखना। ठीक है, और यदि आपको पेयर में लिखे हैं तो ग्वालियर भिंड भी सही होगा, भिंड मुरैना सही होगा, ग्वालियर श्योपुर सही होगा, ग्वालियर और भिंड या मुरैना सही होगा। खासकर सबसे ज्यादा कछारी मिट्टी ग्वालियर में पाई जाती है। और कभी कभी प्रश्न ऐसा आता है कि चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, तो आपका होगी कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या होता है स्टूडेंट्स? कछारी मिट्टी में क्या होता है? गेहूं और गन्ना सबसे ज्यादा होता है। कछारी मिट्टी में कौन सी फसलें? गेहूं और गन्ना।
अब घबराना नहीं, जब आपको ऑप्शन आते हैं 4 ही ऑप्शन आते हैं, आप यदि एक बार पढ़ लोगे, बिल्कुल मेमोराइज नहीं हो, लेकिन ऑप्शन आने पर आप निश्चित रूप से सही कर पा रहे हो। घबराना नहीं, कितनी सारी विशेषताएं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं लाल पीली मिट्टी। तो जो लाल पीली मिट्टी होती है, ये काली मिट्टी 47% पे पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी 47 से लगभग 10 कम, लगभग 36.5 36.5% पर लाल पीली मिट्टी का विस्तार मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मतलब दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी होती है लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश में। कभी कभी प्रश्न आता है कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, या लाल पीली मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, या लाल पीली मिट्टी का रंग पीला क्यों होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना, लाल मिट्टी का रंग लाल होता है लोहे के ऑक्साइड के कारण। लोहे के ऑक्साइड मतलब लोहा जो है वो यदि वायु के साथ मिल जाए, क्रिया करे, तो लाल कलर देता है, तो उसे हम लोहे के ऑक्साइड कहते हैं। तो लाल होता है लोहे के ऑक्साइड का रंग। कभी भी लाल रंग आ जाए तो लोहे के ऑक्साइड ही कहना, किसी का भी लाल रंग आ जाए। ठीक है। और पीला रंग क्यों होता है इस मिट्टी का, फेरिक ऑक्साइड के कारण। ठीक है, मिट्टी का रंग पीला रंग होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। जो हमें आसमान में आतिशबाजी में, पटाखों में जो हमें पीला रंग दिखता है, वो भी स्टूडेंट्स फेरिक ऑक्साइड के कारण ही हमें दिखता है। ठीक है, कैसे आप याद रखोगे, पीला फेरिक, यदि किसी ने फेरे ले लिए मतलब उसकी शादी हो गई तो हाथ पीले कर दिए जाते, ऐसे फेरे लेना, 7 फेरे शादी के, पीले कर दो हाथ इनके, तो पीला फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका होता है। फिर देखो इसका लाल पीली मिट्टी, देखो यहां लिखा है लाल पीली, और यहां हम पीएच मान लिख रहे हैं 5.5 से 8.5। माने देखो यदि 5.5 कह रहे हैं हम, तो 7 से कम मतलब अम्लीय हो गई, और 7 से अधिक भी है 8.5, माने इसका पीएच वैल्यू होता है लाल पीली मिट्टी का 5.5 से 8.5 के बीच में। तो आप क्या कहोगे कि ये अम्लीय भी है और क्षारीय भी है। अब यदि आपको प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी ऐसी है जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति की होती है, तो आप कहना लाल पीली मिट्टी। अम्लीय भी और क्षारीय भी, लाल भी और पीली भी, ऐसे जोड़ लेना, लाल पीली अम्लीय क्षारीय, 2 शब्द वहां तो 2 शब्द यहां। ठीक है। अब यदि आपको प्रश्न आता है कि लाल पीली मिट्टी में सबसे ज्यादा कौन सी फसल होती है, तो लाल पीली मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या होता है स्टूडेंट्स, चावल होता है। लाल पीली मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या होता है, चावल या धान की फसल सबसे ज्यादा होती है। वैसे ही लाल चावल बहुत स्वादिष्ट हमें लगते ही हैं, इसे आप याद रख लेना। ठीक है। और यदि आपको प्रश्न आता है कि लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, तो बघेलखंड, रीवा, पन्ना, सीधी, सतना, अनूपपुर। एक हमारा वीडियो देखना, उसमें पूरे निमाड़, मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड सब जिले ट्रैक से बताया हमने। तो ये बघेलखंड, अब आप कैसे याद रखोगे बघेलखंड में लाल पीली। देखो यदि आपको बाघ मिल जाए कहीं, बाघ, तो हो सकता है वो आपको लाल लाल कर दे, लाल पीला कर सकता बाघ आपको। ऐसे याद रखना, लाल पीली मिट्टी बघेलखंड। बघेलखंड क्या कहलाता, रीवा, सतना, सीधी, ठीक है, अनूपपुर, शहडोल, ये बघेलखंड कहलाता मध्य प्रदेश में। अब कभी कभी प्रश्न आता है कि निक्षालन से सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी प्रभावित होती। स्टूडेंट्स, ये जो निक्षालन कहलाता है, निक्षालन का मतलब होता है कि मृदा से ऐसे पदार्थों का जो पानी में घुल सकते हैं, उन पदार्थों का घुल करके वो निचली सतह में चले जाना, वो कहलाता है निक्षालन। ठीक है, घुलनशील पदार्थों का मृदा को छोड़ करके मृदा की निचली सतह पर जाकर के बैठ जाना निक्षालन कहलाता है। तो निक्षालन से सबसे ज्यादा लाल पीली मिट्टी प्रभावित होती है। लाल पीली मिट्टी में ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है। लाल पीली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, गोंडवाना सेल समूह की चट्टानों को तोड़कर या उनके अपघटन या उनके विघटन से, गोंडवाना सेल समूह की चट्टानों से लाल पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, वैसे ही गोंड लोग जो होते हैं बड़े लाल, गुस्सा जल्दी आ जाता है उनको, ठाकुर लोग हैं, ये ऐसे करके आप याद रख सकते हो, जल्दी लाल हो जाते वो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी क्या कहलाती है, जो ये 4 प्रकार की मिट्टियां हैं, काली, जड़ोर, कछारी और लाल पीली, इनको यदि मिला दिया जाए, इन पूरों को मिला दिया जाए तो कौन सी मिट्टी बनती है, मिश्रित मिट्टी बनती है। ठीक है। अब यदि आपको कहा जाए कि मिश्रित मिट्टी सबसे ज्यादा कहां होती है, तो मिश्रित मिट्टी सबसे ज्यादा होती है बुंदेलखंड में। कहां होती है, बुंदेलखंड में होती है। यदि जिलों की चर्चा की जाए तो मिश्रित मिट्टी सबसे ज्यादा बालाघाट में होती है। मिश्रित मिट्टी में मुख्यतः कौन से अनाज होते हैं, मोटे अनाज होते हैं, और मोटे अनाज स्टूडेंट्स वो कहलाते हैं जिनके दाने बड़े बड़े होते हैं, जैसे मटर है या ज्वार है या बाजरा है, ठीक है, या मक्का है, ये मोटे अनाज कहलाते हैं। ये किस मिट्टी में होते हैं, मोटे मिश्री, ऐसे याद रखना, मिश्री खा के लोग मोटे हो जाते, शक्कर रहती,
मिश्री खा के मोटे हो जाते हैं, तो मोटे अनाज मिश्रित में। कभी कभी प्रश्न ऐसा भी आता है, बुंदेलखंड में तो होती है, लेकिन बुंदेलखंड से ये लगा हुआ है रीवा पन्ना का पठार, तो मिश्रित मिट्टी रीवा पन्ना के पठार पे भी पाई जाती है। और मुख्यतः जिलों का यदि लिखा आता है तो टीकमगढ़, सतना, पन्ना यही कहलाता है रीवा पन्ना का पठार। टीकमगढ़, सतना और पन्ना से लगे जिले, यहाँ मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं मृदा अपरदन। आप जानते हो मृदा अपरदन क्या कहलाता है। चूंकि जब हम मृदा पढ़ रहे हैं तो मृदा अपरदन भी हमें पढ़ना होता है। स्टूडेंट्स मृदा अपरदन का मतलब होता है कि मृदा या मिट्टी के लिए जल या वायु द्वारा बहाकर दूर ले जाना और उस स्थान पर पत्थर, पठार आदि निकालना मृदा अपरदन कहलाता है। खैर कभी कभी प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मृदा अपरदन या बीहड़ बनाने वाली नदी कौन सी है, तो वो चंबल नदी है जो सबसे ज्यादा मृदा अपरदन करती है, चंबल नदी। लेकिन यदि नदियों में आता है तो चंबल नदी। लेकिन यदि कभी आपको आता है कि मृदा अपरदन किन दो नदी घाटियों में सबसे ज्यादा होता है मध्य प्रदेश में, तो चंबल नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी, दोनों आप ऑप्शन में लिखना ए और बी। मृदा अपरदन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कौन नदी घाटियों में होता है, चंबल नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी। यदि दोनों लिखा आता है तो दोनों को सिलेक्ट करें। यदि केवल इतना लिखा आता है कि सर्वाधिक होता है तो चंबल नदी घाटी में मृदा अपरदन सर्वाधिक में चंबल सिलेक्ट करना, ठीक है। अब यदि आपको प्रश्न आता है कि सर्वाधिक मृदा अपरदन करने वाली नदी कौन सी है, तो सर्वाधिक मृदा अपरदन करने वाली नदी मध्य प्रदेश में चंबल है। ये सबसे ज्यादा बीहड़ और महाखड्ड का निर्माण भी करती है, चंबल। यदि कभी आपको प्रश्न आ जाए कि सबसे ज्यादा मृदा अपरदन से प्रभावित जिला कौन सा है, तो मुरैना है, ठीक है। सबसे ज्यादा मृदा अपरदन कहाँ होता है, मुरैना में होता है। लेकिन यदि मुरैना के साथ साथ ये भिंड और श्योपुर और आ जाए तो यहाँ भी होता है, क्योंकि पड़ोसी जिले हैं लगे हुए। कभी कभी आपको प्रश्न आता है कि किसानों की रेंगती मौत किसे कहते हैं, तो स्टूडेंट्स याद रखना, किसानों की रेंगती मौत मृदा अपरदन को कहते हैं। किसानों की रेंगती मौत मतलब किसान अपने आप मरने लगते हैं, क्योंकि मृदा मिट्टी नहीं बचेगी, वो कैसे किसानी करेंगे। किसानों की रेंगती मौत किसे कहते हैं, मृदा अपरदन में कहते हैं। मध्य प्रदेश में 15 लाख हेक्टेयर जो है वो लगभग बीहड़ में बदल चुका है, ठीक है। अब यदि कभी आपको ऐसा प्रश्न आ जाए कि भारतीय कृषि, या प्रश्न आ जाए कि मध्य प्रदेश की कृषि, आ जाए कि मध्य प्रदेश की मृदा की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो मध्य प्रदेश की मृदा की सबसे बड़ी समस्या है, मिट्टी की सबसे बड़ी समस्या है मृदा अपरदन। मिट्टी बह रही है तो कृषि योग्य भूमि में कमी आ जाती है। यहाँ एक शब्द और लिखा है, अवनालिका अपरदन। स्टूडेंट्स ये जो अवनालिका अपरदन होता है, जब जो बहुत तेज गति से बहता हुआ जो जल होता है वो जब मिट्टी को काटता है, बहुत गहरे तक काट देता है, तो बहते हुए जल द्वारा जब मिट्टी गहरी सतह तक, बहुत नीचाई तक काट दी जाती है, इस प्रकार के अपरदन को हम अवनालिका अपरदन कहते हैं। नाली टाइप की बन जाती है, इस प्रकार के अपरदन को अवनालिका अपरदन कहते हैं। अवनालिका अपरदन भी सबसे ज्यादा कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में मुरैना जिले में। अवनालिका अपरदन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में मुरैना जिले में होता है। लेकिन यदि मुरैना के साथ साथ और भी जिले आते हैं, भिंड और श्योपुर, तो इन्हें भी सही करें। अवनालिका अपरदन से प्रभावित जिले मुरैना सबसे ज्यादा है, बाकी भिंड और श्योपुर और ग्वालियर भी अवनालिका अपरदन से प्रभावित जिले हैं। स्टूडेंट्स आज का यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कर दें, लाइक तो कर ही दें, कमेंट में लिखें। धन्यवाद।